नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 की कृति का जो पुस्तक है उसमें एक अध्याय जोड़ा गया है, अगला मेरे संग की औरतें। ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक गद्य है। तो सबसे पहले अपन लेखिका का परिचय देखते हैं। मृदुला गर्ग का जन्म है वो 1938 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता पश्चिमी बंगाल में हुआ। मृदुला गर्ग एक लोकप्रिय साहित्यकार रही हैं। उनकी रचनाओं का विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यानी अच्छी कहानियां, अच्छे उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। मृदुला गर्ग जो हैं उन्होंने कोलकाता से अर्थशास्त्र में एमए किया था और अपनी रचनाओं में समाज के प्रति एक सजग रचनाकार के रूप में अपने सामने आती हैं और उनके कथानक नएपन के साथ विविधता लिए हुए होते हैं। मृदुला गर्ग का हिंदी अकादमी दिल्ली के द्वारा 1988 में साहित्यिक सम्मान भी इनको प्रदान है वो किया गया है। मृदुला गर्ग कठगुलाब उपन्यास के लिए 2004 में व्यास सम्मान भी इन्हें मिला है। मृदुला गर्ग ने इंडिया टुडे के हिंदी संस्करण में 2003 से 2010 तक कटाक्ष नामक एक स्तंभ लिखा करती थी, जो कि अपने तीखे व्यंग्य के कारण खूब चर्चा में रहा। इंडिया टुडे जो समाचार पत्र है उसमें उसका एक हिंदी संस्करण है, उसमें 2003 से 10 तक ये कटाक्ष नाम से एक स्तंभ लिखती थी। नारी और पुरुष के संबंधों में के समानांतर एक नारीवाद और पुरुषवाद समाज के अंतर्विरोधों को खड़ा करने वाला उपन्यास चितकोबरा बहुत चर्चित रहा इनका। इनके दो उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, चितकोबरा और कठगुलाब। ठीक है, कठगुलाब के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था 2004 में और चितकोबरा भी काफी प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह देखते हैं अपन। कितने के दे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डिफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर, उर्फसेम, शहर के नाम, चर्चित कहानियां, समागम, मेरे देश की मिट्टी, संगति विसंगति, छत का दस्तक, जूते का जोड़ी, गोभी का तोड़, 10 प्रतिनिधि कहानियां, मृदुला गर्ग की यादगार कहानियां। ये कहानियां इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उसके हिस्से की धूप है, वंशज है, चितकोबरा है, अनित्या है, मैं और मैं है, कठगुलाब है, मिलजुल मन है। इनके उपन्यास सारे ही प्रसिद्ध हैं। उपन्यास ही इनके अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार तो ये उपन्यास सीधा पूछ लिया जाता है, कई बार चितकोबरा का पूछ लिया, कठगुलाब, अनित्या, मिलजुल मन, ये काफी प्रसिद्ध उपन्यास हैं इनके। इनको क्रम से भी याद रखना, हो सकता है व्याख्यातावृत्ति में ऐसा पूछा जाए। नाटक जो है, एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 के दें। निबंध लिखे थे इन्होंने, रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, कर लेंगे हजम, खेद नहीं। इसके यात्रावत संस्मरण है, कुछ अटके कुछ भटके। ये जो पाठ है अपना आज, मेरे संग की औरतें, ये संस्मरणात्मक गद्य है, ध्यान रखना। संस्मरण है, इसकी विधा अगर पूछ ली जाए तो परंपरागत तरीके से जीवन जीते हुए लोक से हटकर कैसे जिया जा सकता है। परंपरागत अगर अपन जीवन जीते हैं, एक समाज में रहते हैं, एक पत्नी होती है, एक पति होता है, बच्चे होते हैं, सास होता है, ससुर होता है, उनसे हट करके भी एक परिवार में कैसे जिया जा सकता है उसी परिवार में रहते हुए, ये बताना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। और ये पाठ औरतों के जीवन पर केंद्रित है और इस संस्मरण में लेखिका ने अपने बचपन के जीवन का वर्णन किया है, अपनी माँ के बारे में बतलाया है, अपनी दादी के बारे में, अपनी नानी के बारे में, नाना के बारे में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाई हैं। बहुत आनंद आएगा, आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बहुत आनंद आएगा। तो देखिए, हाँ, तो अब शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, मेरे संग की औरतें। मेरी नानी थी, लेखिका की एक नानी थी, सभी की होती है जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, यानी उनके देखने से पहले ही वो क्या होगी, स्वर्गवास सिधार गई। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी बहुत पहले, माँ की शादी से पहले ही मृत्यु हो गई, तो लेखिका को देखने का नसीब नहीं हुआ। शायद नानी से कहानी न सुनने के कारण बाद में हम 3 बहनों और खुद कहानियां कहनी पड़ी। यानी इनकी 3 बहन थी ना, ये लेखिका की, एक तो थी मंजुल भगत नाम से, आपने सुना होगा, काफी अच्छी लेखिका रही हैं मंजुल भगत, वो कहानियां लिखती थी। एक
मृदुला गर्ग खुद कहानियाँ लिखती थी और उसके बाद में जो है वो अचला है वो भी कहानियाँ लिखती थी। ये 3 बहनें कहानियाँ लिखती और इनका भाई था राजीव, जिसकी अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। वो ये चारों लेखन कार्य में जुड़े थे। नानी से कहानी भले ही न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, यानी नानी किस प्रकार की थी हमारी, उसकी कहानी हमें बहुत आराम से सुनी है कि हमारी नानी किस प्रकार से परिवार में रहती थी। और बहुत बाद में जाकर के उसका असली मर्म हमारे समझ में आया कि वो किस प्रकार की स्त्री थी। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी थी। पर्दानशी मतलब पर्दे में रहने वाली, जो घूंघट रखती है ना, उसको बोलते हैं। ऐसी औरत थी, मतलब अनपढ़ थी, पर्दानशी थी, पर्दे में रहती थी, जिसके पति शादी के तुरंत बाद में उन्हें छोड़ करके वकालत की पढ़ाई करने, बैरिस्ट्री क्या होती है, वकालत की पढ़ाई करने के लिए विलायत चले गए, यानी विदेश चले गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर के जब वह लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे थे, क्योंकि वो थे तो इंडियन, परंतु वो विदेश चले गए थे। और किस विश्वविद्यालय में उन्होंने बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त की थी, ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री की डिग्री है वो प्राप्त की। आगे बात समझ में, पूछा जा सकता है, ये नोट कीजिएगा इसको। फिर वो मतलब पाश्चात्य संस्कृति में ढल गए थे, ऐसे रीति रिवाजों में ढल गए। नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ने दिया, नानी पर कोई असर नहीं पड़ा। न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार कभी पति से किया। कितनी अच्छी स्त्री थी, जैसा मिला वैसा ही खा लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, यानी उनके कोई बीमारी थी तो स्वर्गवास हो गया था, मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी मृदुला गर्ग की माँ, मेरी माँ की शादी की फिक्र उन्हें बहुत डराया। यानी डर लगा कि मेरी बेटी की शादी किस प्रकार की हो। वो एकदम से मुंहजोर हो गई। मुंहजोर का मतलब होता है बहुत बोलने वाली। पहले बिल्कुल नहीं बोलती थी, अब वो बहुत बोलने वाली हो उठी। नानी ने उन्होंने कहा, नाना से नानी ने, कि वे पर्दे का लिहाजा छोड़ करके उनके दो स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। यहाँ पर पूछ सकती है कि लेखिका की नानी जब मौत के करीब थी तो वो लेखिका के नाना के किस दोस्त से मिलने की इच्छा की थी, तो प्यारेलाल जी शर्मा से। तो सारे के सारे घर वाले दंग रह गए। दंग तो रहने थे, क्यों, अनपढ़ थी, किसी से बोलती तक नहीं थी, अपने पति से नहीं बोलती थी। जो स्त्री अपने पति के दोस्त से बात करना चाहती है, वो भी मौत के करीब थी उस समय। वो सारे हैरान तो होने थे। जिस पर्दानशी यानी पर्दे में रहने वाली औरत ने पराई मर्द तो छोड़ अपने खुद के मर्द के मुंह से ही मुंह खोल करके कभी बात नहीं की, यानी अपने पति से, लेखिका के नाना से कभी बात नहीं की। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है, सबको एक आश्चर्य हुआ, और होना भी था। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब कुछ नहीं किया, समझदार आदमी थे। वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन अपने जाकर के अपने दोस्त को लिवा लाए, अपने दोस्त प्यारेलाल जी को बुला लाए और बीवी के सामने हुजूर पेश कर दिया कि अब जो भी करना है कह दे, फिर तेरा श्वास निकल जाएगा, तुम चली जाओगी इस दुनिया को छोड़ के। जब नानी ने कहा, वह तो हैरतगंज था। अब नानी ने प्यारेलाल जी से क्या कहा कि वचन दीजिए। एक वचन ले लिया, और आदमी मरता है और उस वक्त अगर कोई वचन दे देता है ना, वो उसमें बंध जाता है। अपने मन में एक ऐसी इच्छा हो जाती है कि यार ये मरते वक्त अपन को ये काम कह के गया था तो ये तो करना पड़ेगा, कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। अब क्या कहती है कि लेखिका की नानी है वो प्यारेलाल जी से कहती है कि मेरी लड़की यानी लेखिका की माँ के लिए लड़का जो देखोगे, जो जिससे शादी करेगी ये, तो उसके लिए लड़का आप तय करोगे। मेरे पति तो साहब हैं, यानी मेरे पति तो अंग्रेजों की तरह रहते हैं, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमतदार का होता है मतलब साहबों की आज्ञा मानने वाला, फरमतदारों से हो, जैसे कि लेखिका की नानी खुद थी वैसी, कि ऐसे लोगों से नहीं हो। आप अपनी तरह से आज़ादी का एक सिपाही ढूंढ करके उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता है कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून था कि आज़ादी के लिए लड़ने वाले एक सिपाही से मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्याल से रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जो ज़िंदगी थी उसमें कोई दखल नहीं दिया, कि नाना जी को कुछ नहीं कहा, जैसे आप करते हो करते जाओ, अपने पति को कुछ नहीं किया।
न उसे समझदारी की, पर अपनी जिंदगी और अपने ढंग से जीती जरूर रही थी। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोशी जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे के तरह जीने के लिए मजबूर न हो, मैं असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी, यानी अपनी असली ज़िंदगी में आज़ाद हूँ कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका के पिताजी को आईसीएस की परीक्षा नहीं देने दी गई थी। यहाँ पर पूछा जा सकता है परीक्षा में कि लेखिका के पिता को किस परीक्षा में नहीं बैठने दिया, तो आईसीएस की। और जिसकी जेबों में पुश्तैनी पैसा देला एक भी नहीं था, माँ बेचारी अपने माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हो गई। मजबूर तो हो ही गई, क्योंकि था ही नहीं कुछ में पास में। हाल ये हुआ उनका कि खादी की एक साड़ी इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। रात रात पर जाग करके वे पहनने का अभ्यास करती थी। साड़ी नहीं बांधनी आती थी लेखिका माँ को, और उससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि न देख करके उनको सास यानी मेरी दादी ने कहा, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी। गनीमत यह है कि किसी ने उनको छींके से उतारने की कोशिश नहीं की, यानी इनकी माँ को कोई कुछ नहीं कहता था ससुराल में। ये कहना चाहती है लेखिका, जो जैसा वह रहना चाहती थी उसको ऐसे ही रहने देते, यानी बहुत अच्छा परिवार मिला था। क्यों नहीं कि उनकी दो वजह थी। पहली तो यह कि हिंदुस्तान के तमाम वाशिंदों की तरह वह ससुराल वाले भी साहबों के खासे अभिभूत थे अंग्रेजों के, और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे, क्योंकि नाना तो वैसे ही विलायत पढ़ के आया हुआ था। बस जात से हिंदुस्तान थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात तो यह थी कि हमारे देश की आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। ये बात बिल्कुल सही लिख रही है लेखिका। गांधी नेहरू हो या मेरे पिता जी के घर वाले हों, भले ही लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर पर लिए फिरता है, दबदबा उसका साहबी ससुर का ही था, क्योंकि साहबी ससुर था ना वो लेखिका का नाना, वो अंग्रेजों का खास था, तो इनका भी एक रुतबा था अलग ही। एक बार क्या हुआ कि एक अपने आन बान और शान वाले, क्या लिखते हैं लेखिका, अपने आन बान और शान वाले साहब ने उनके सिर पर लड़के को अपने नाजुक जान लड़की है वो सौंप दी। नाना जी जो आन बान और शान से थे, तो और लड़का था सिरफिरा आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वाला लेखिका का पिताजी, तो उनको उनकी अपनी लड़की सौंप दी, यानी शादी कर दिए लेखिका की माँ से। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती है। नारी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी और रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्मे को और गाढ़ा बना देती हैं। दूसरी वजह माँ अपनी शख्सियत थी। माँ की अपनी एक अलग विशेषता थी, उनमें खूबसूरती, नाजुकता, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह से घुली मिली थी, यानी ईमानदार बहुत थी, झूठ नहीं बोलती थी लेखिका की माँ। वे परिजात से कम, अपना ये इनका एक रचना का नाम है कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती है, इनमें ठोस काम करने वाली कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी, यानी लेखिका की माँ कुछ कह देती वो परिवार वाले बिल्कुल मानते थे। अच्छे परिवार वाले मिले थे। मैंने अपनी दादी से कई बार सुना था, हम हाथी पे हल नहीं जुताया करते, हम बैल पे हल जुताते हैं। यानी कोई हार्ड काम होता था, कोई कठिन काम होता था जोर वाला जिसमें ताकत लगानी पड़े, वो काम हम अपनी बहू से नहीं करवाया करते। इनकी दादी का कहने का मतलब है कि हम हाथी होता है ना कोई सॉलिड शरीर वाला, उससे तो हम हार्ड काम करवा सकते हैं, लेकिन ये तो नाजुक थी, इसलिए इससे हम कोई काम नहीं करवाते। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा कि हम बच्चों की ममतालू परिवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद यानी तैयार रहते थे, यानी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। दादी और उसकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्दजात पिता भी बहुत ख्याल रखते थे अपनी बच्चियों का। पर ठोस काम न करने का ये मतलब नहीं है कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था। वह अपने तरीके से वे भरपूर उसे निभाती थी आज़ादी के जुनून को। जाहिर है कि वह जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, यानी आज़ादी का जुनून तो अपने मन से ही तो करना चाहिए। जिस चीज़ से पूछ करके, जिस तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से
कार्य वो करती थी, किसी से पूछती उछती नहीं थी। हमने अपनी माँ को एक भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ज़्यादा वो प्यार नहीं करती थी अपने बच्चों से, न हमारे लिए कभी खाना पकाया, न ही अच्छी तरह पत्नी बहू होने की सीख दी कि बेटा तुम लड़कियां हो, अच्छी बहू बनना, अच्छी पत्नी बनना, ससुराल जाओगी, ये कैसे, ऐसी कोई शिक्षा नहीं देती थी वो। क्योंकि वो कुछ तो अपनी बीमारी के चलते इस प्रकार की बातें नहीं करती, और फिर आगे वे घरबार भी नहीं संभाल पाती थी, यानी घर का कार्य उससे ज़्यादा नहीं होता था। पर उनमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, वो रुचि नहीं रखती थी इन चीज़ों में। उनका ज़्यादा वक्त किताबों पढ़ने में बीतता था, यानी किताबों पढ़ने की शौकीन थी वो। और बाकी जो वक्त बीतता मिलता था उसको साहित्यिक चर्चा कर लेती या फिर संगीत सुनने में। और वे सब बिस्तर पर लेटे लेटे क्या करती थी, क्योंकि ऐसे रईस बाप की औलाद थी तो ये तो है नहीं कि वो बर्तन मांजेगी, नहीं, बिल्कुल नहीं थी। बिस्तर पर लेटे लेटे संगीत सुनती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे परंपरागत दादी दादा या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते, न उनके आम औरतों की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। इनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। ना तो अच्छी पत्नी बनी, ना माँ बनी, ना बहू बनी अच्छी, वो अपने हिसाब से रहती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आते हैं। क्योंकि उसको इसलिए नहीं कहते थे कि इनके नाना जी जो है ना वो साहबी थे ना, इस चक्कर में वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। सबसे बड़ी खासियत थी इनकी माँ की, वो कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरी, वे एक भी गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी कोई कह दिया ना कि ये बात है तुम किसी दूसरे को मत बताना, तो वो बिल्कुल नहीं बताती थी। ये दो बहुत अच्छी आदतें थी इनके माँ में। पहले के कारण उन्हें, यानी वो झूठ नहीं बोलती थी, इसलिए घर वालों के से उसे बहुत आदर मिला, सम्मान मिला ना, झूठ नहीं बोलती थी। और दूसरे के कारण क्या हुआ कि बाहर वालों से उनकी दोस्ती हो गई कि ये बात शेरे नहीं करती है। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी बखूबी निभाते थे, क्योंकि माँ तो कुछ करती नहीं थी, पिताजी करते थे, बच्चों के कपड़े तक के धो दिया करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे ये नहीं पूछता, यानी माँ की पर्सनली चिट्ठी आया करती थी तो कोई ये नहीं पूछता था कि इसमें क्या लिखा है, भले ही वह एक बहन की चिट्ठी दूसरी के नाम क्यों ना हो। घर वाले बहुत समझदार थे, ऐसे घर वाले बिल्कुल नहीं मिलते हैं, वरना तो तरह तरह की बातें बना लेते हैं। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी है या नहीं उबरी है। छोटे से घर में हम 6 बच्चों के साथ, यानी 5 तो ये बहनें थी, एक इनका भाई था, और सास ससुर यानी इनके दादा दादी के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की बिल्कुल छूट थी। कितना अच्छा परिवार था। और इसी निजत्व के बनाए रखने की छूट का फायदा उठा करके हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, क्योंकि हमें छूट थी। बचपन से यही सिखाया गया था कि तुम आज़ाद हो, जो चाहो वो कर सकते हो, और बच्चे को जितना आप स्वतंत्र रखोगे उतना ही वो फ्री माइंड बनेगा, इतना ही अच्छा। या तो वो बहुत भयंकर तरीके से बिगड़ेगा या बहुत भयंकर तरीके से विद्वान बन जाएगा। ये स्वतंत्रता का फायदा होता है। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, माँ और नानी होती तो भी बहुत अच्छी बात थी। पर अपनी एक परदादी भी हुआ करती थी, यानी पिताजी की दादी होती है ना, वो परदादी होती है। तो लेखिका की परदादी भी थी। परिवार काफी अच्छा था, जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। वो हटके चलती थी। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल, फजल का मतलब अनुग्रह से उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो तीसरी वो दान कर देगी। क्योंकि लेखिका है ना, ये गर्ग होते हैं, जैन समाज में आते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जैन समाज में क्या होता है कि अपरिग्रह है, यानी अन्य जो वस्तुएं होती हैं उसका कोई संग्रहण नहीं किया जाता है, ऐसा उनके धर्म में माना जाता है। महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है कि अपरिग्रह से दूर रहें। अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहरी हरकत नहीं मानी जाती थी, इसलिए वहां तक तो ठीक है। पर उसका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई, यानी लेखिका की माँ है ना, वो पहली बार गर्भवती हुई। तो वो परदादी ने क्या क्या देखेगा आप लोग, कि परदादी मंदिर में जाकर के एक मन्नत मांग आई कि उसकी पतोहू मतलब पोते की बहू को पहला बच्चा लड़की हो। उसकी ये इच्छा थी कि पहला बच्चा मेरे पोती होना चाहिए। ये है गैर रिवायती मन्नत मानकर ही उन्हें चैन पड़ा था। जबकि अपने परिवेश में, अपने समाज में, भारत देश में पहला बच्चा लड़का को मानते हैं, परंतु ये लड़की मांग करके आई भगवान से, तो उसको चैन पड़ा। उसे भगवान और उसके बीच में पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान भी कर दिया, यानी सब घर वालों को उसने बता भी दिया कि मैं तो यह कह के आई हूँ भगवान को।
लोगों ने मुंह खुले के खुले रह गए कि पहला बच्चा लड़की मांग करके आई है, उसके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते कि खानदान के पुश्तों में कन्या पैदा नहीं हुई है। इसीलिए माँ जी जो बेचारी हैं, कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी, यानी हमारी बुआ भी थी और परदादी जैसी थी तो ऐसे पड़बुआ भी थी। पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा है, यानी पहला बच्चा बेटे की मन्नत मांगते हैं। खैर माँ जी ने अपनी तरह से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर यानी नियम से लगातार वो क्या करती थी, मंदिर जाया करती थी और अपनी मन्नत को दोहराती रहती कि मुझे मेरी पतोहू को बच्ची देना। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ में सीधा सीधा कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ है, बेतार का तार है वो। इधर वह तार खींचता गया, उधर टन से तथावस्तु की ध्वनि गूंजती रही, वो बजता रहा कि हाँ तूने पोती मांगी है तो पोती मिलेगी। मेरी दादी का पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई कि गोद में खेलेगी तो पोती ही, वो पहली बार ही तैयार हो गई कि मेरी गोद में खेलेगी तो पोती ही। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाई कि उसका उन्हें गुमान नहीं रहा होगा, यानी माँ जी की जो इच्छा थी वो बहुत अच्छी रंग लाई। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए थे कि एक ने दो पूरी 5 कन्याएं एक के बाद इस धरती पर उतार दी, यानी हमें 5 बहनें हुई थी लेखिका टोटली। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामे चोर में अफरा तफरी में आ गया था। एक इनके घर में और घटना घटी थी। ये तो है, माँ जी ने जब पोती मांगी थी तो पोती 5 दी भगवान ने। अब एक चोर आता है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद में मैंने कई बार सुना है। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ में आई। अब देखो चोर और मांझी के बीच में क्या होता है। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली में तमाम मर्द जाते हैं वो बारात में दूसरे गांव चले गए, क्योंकि बारात होती है तो आदमी लोग चले जाते हैं। पीछे औरतें थी वो सज धज करके राती जगह कर रही थी, है ना, जिसको टूटिया बोलते हैं अपने राजस्थान में। नाच गान और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर घर में सेंध लगाकर हवेली में कब घुस गया किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि औरतें तो अपने आनंद में खोई हुई थी सारी। वह चोर था, बदकिस्मत था बेचारा। जिस कमरे में घसा घुसा था उसी कमरे में माजी सो रही थी। अब चोर को तो लफड़ा हो गया। अब देखो क्या होता है, मांझी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में जाकर के सो गई कि यहाँ पर औरतें नाच गान कर रही हैं, अपन दूसरे कमरे में चलते हैं। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग से बिठा करके उतरा। क्यों, क्या क्या पता था कि इतनी बूढ़ी बूढ़ी जो पुरखिन है जगह बदल लेगी। उसे क्या पता था कि ये बूढ़ी पुरखिन है औरत है वो दूसरी जगह सो जाएगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से खुल गई। बूढ़ी थी ना वो तो। कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी मैं। बस चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दे दिया। पानी पिलाया। माँ जी ने कहा कि बेटा पानी पिला दे। जी मैं, चोर झिझक करके करा। तब माँ जी क्या कहती है, तब माँ जी ने बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटे में पानी नहीं है, लोटा खाली है। ऐसा कर उन्होंने कहा ये लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर खैर कपड़ा कस करके बांध के रखियो और तरीके से छानियो, देखो कपड़ा नहीं हटना चाहिए लोटे का, ठीक है। चोर घबरा गया। अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसका मुंह पर कपड़ा बांधा है, यानी चोर को ऐसा लगा कि इस बुढ़िया औरत को कैसे पता चला कि इसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। और कमर में भांग, भगवान ने उसका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी, एकदम यकीन न हुआ और इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई। तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है बेटा जल्दी करना। पर मैं तो चोर हूँ, चोर कह रहा मैं तो चोर हूँ यार, मैं काहे का पानी पिलाऊंगा तुझे। मारे घबराहट और धर्म संकट में चोर है बेचारा, सच कह गया। धर्म संकट में फंस गया कि मैं नाम क्या बताऊं, तो बोल दिया भाई मैं चोरी करने आया हूँ, चोर हूँ। अब माँ जी कहती है हुआ करे। माँ जी ने कहा कि हुआ करे, कभी चोर होता है कभी। पैसे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म न बिगाड़ियो। लोटे का मुंह से कपड़ा न हटाइयो, हाथ रगड़ के धो लीजियो और पानी कपड़े से छान करके भरियो। क्या भैया हाथ रगड़ के धो ना, पानी को छान करके लोटा फिर वरना, और मेरा धर्म मत बिगाड़ देना। आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी, चोर कह रहा। अब माँ जी कहती है कह तो दिया यार, रगड़ के हाथ धो लीजियो, सब नाच गान में लगे हुए हैं,
तेरे और भगवान के सिवा कौन दे रहा है जो मुझे पानी पिलाएगा, कि या तो तू है या फिर भगवान है, अब तू बता। सब नाच रही हैं औरतें। तो भगवान वहीं की उसके बराबर में धरे हुए थे। सुनकर के चोर कुछ ऐसा अकबकाया, ऐसा मतलब घबरा गया कि लोटा उठा करके चल दिया बेचारा। पूरी एहतियात के साथ में पानी भर करके लौटा तो पहरेदार ने धर दबोच लिया। अब पहरेदार ने पकड़ लिया, कुएं पर देख लिया था पहरेदार ने कि कोई चोर है। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पिया, बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पी करके हम दोनों माँ बेटे हो गए। अब बेटा तू जो चाहे चोरी कर, चाहे खेती कर, चाहे इस घर की रक्षा कर, चाहे चोरी कर, तेरी मर्जी है। अब अपन माँ बेटे हो गए। फंस गया बेचारा। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। ऐसा रोमांचक धंधा छोड़ खेती में लगा, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भलमानुस बूढ़ा हो गया था और मुझे डरा डरा हैरान सा लगता था। अब वो खेती करने लग गया उनके घर की। अब खानदानी विरासती कहिए या फिर जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बूढ़ियों के बीच में मैं अच्छी फंसी। एक तरफ माजी के चलते अपने लड़के होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर के नाहक रोमानी ही रही थी। अब क्या होता है देखिए, सन 15 अगस्त 1947 की बात है कि जब देश को आज़ादी मिल गई थी ना, या फिर कहना चाहिए कि जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया जा रहा था अपने लाल किले में दिल्ली में, वो तो हुआ यूं कि दुर्योग से मैं बीमार हो गई। यानी किस्मत खराब थी लेखिका की, वो जश्न नहीं देख पाई, बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा बीमारी थी। आजकल जैसे कोरोना है ना, उस टाइम टाइफाइड आया था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर के जश्न में शिरकत होने का यानी शामिल होने का इजाज़त नहीं दी थी कि तुम नहीं जा सकती। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र और उससे ज़्यादा नाना थे, नाना के दोस्त थे और नाना से ज़्यादा नाना थे वो। इसलिए हमारे पिताजी जो भी बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, वो चुप्पी साध गए। मैं ज़बरदस्ती रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा। तब मेरी उम्र शायद 9 बरस की थी। तो पूछा जा सकता है सन 1947 में लेखिका की उम्र कितनी थी, तो 9 साल की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहल जाती और इतनी बड़ी भी नहीं कि डॉक्टर के तर्क को मैं समझ पाती। तंग आकर के पिता ने मुझे ब्रदर्स कारामजोवा नामक एक उपन्यास दिया था। तो पूछा जा सकता है लेखिका जब बीमार थी, रो रही थी, तो उनके जो पिताजी थे उन्होंने कौन सी रचना दी, तो ब्रदर्स कारामजोवा उपन्यास पकड़ा दिया। किताबें पढ़ने का मेरा क्या नहीं शौक है, वो लेखिका को बचपन से था। जब कुछ देर जब मैंने देखा पिताजी छोड़ करके घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके, यानी पिताजी नहीं गए थे जश्न में और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपने किताब पढ़ रहे थे। मैं रोना धोना छोड़ करके मैंने किताब खोल ली और एक बार शुरू करने के बाद में मुझे इतनी मोहल्लत नहीं थी कि दोबारा मैं रोना धोना शुरू कर दूं, कोई और काम पकड़ लूं, ऐसा नहीं था। उस वक्त ब्रदर्स का रामजोआ मुझे देने में क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद कितनी बार पढ़ी सारे पाठ आपस में गड़मड़ गए थे और कितना पहली बार में पल्ले पड़ा और कितना बाद में कहना मुश्किल है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अत्याचार है, अनाचार आदि पर लिखा हुआ था, जो मुझे पहली बार में लगभग कंठस्थ हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन लेखिका का नाटक है ना, 3 किलो की छोरी लेखिका की कहानी है, कठगुलाब लेखिका के उपन्यास में उस ब्रदर्स कारामजोआ का एक अध्याय का कुछ अंश मिलता है। माँ जी की मन्नत का असर ये रहा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई। ये इनकी परदादी का ही फायदा था कि उनके मन में कभी हीन भावना पैदा नहीं होने दी। नानी माँ लेखिका की जो नानी माँ थी और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लेख पर चलने से इनकार किए रही थी वो। पहली लड़की, अब देखिए अपनी बहनों के बारे में, अपने बारे में बताती है लेखिका कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम उसका रानी था। पूछा जा सकता है मंजुल भगत को घर पे क्या कहा जाता, रानी। बाहर में वो मंजुल हुई, लेखिका में वो मंजुल भगत के रूप में
अवतरित हुई क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। अपने पति का नाम जुड़ जाता है ना, वैसे। क्योंकि लिखना उन्होंने शादी के बाद शुरू किया था और अपना नाम बदल करके पति का ग्रहण करने में उन्हें कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ करके वो भगत बन गई थी। दूसरे नंबर पर लेखिका का घर का नाम लेखिका उमा था, बाहर का मर्दुल्ला था। और मैंने भी शादी के बाद में लिखना शुरू किया था, इसीलिए बतौर लेखिका का नाम क्या हुआ गया था, मर्दुल्ला गर्ग, यानी पति का नाम जोड़ लिया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ समय पहले नारीवाद का चलन हुआ करता था, यानी नारियां अपने जो पिताजी की गोत्र होती थी वही लगाती थी। तो शादी के बाद में नाम न बदलने का रिवाज इस प्रकार से चलाया था, जैसे मनु भंडारी है ना, वो अपने पिताजी का है ना वही नाम लगाती थी। जैसे इनके पिताजी थे भंडारी, तो वो भी अपने नाम के आगे राजेंद्र यादव से शादी करने के बाद में यादव नहीं जोड़ा था, बल्कि मनु भंडारी ही रही। मनु भंडारी का हवाला दे करके हमसे लोग पूछा भी जाता था कि आप लोग इतने पोंगपंथी या गस्सू क्यों हैं, नाम क्यों बदला। मेरे पास उसका कोई ढंग का जवाब नहीं था। लेखिका कहती कि ऐसा कोई हमें ढंग का जवाब उस समय याद नहीं आया करता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने कोई नुकसान होता है। मैंने नहीं देखा कि नाम बदलने से क्या नुकसान होना, कोई नुकसान नहीं होता, व्यक्तित्व पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूछे तो पूछे को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते हैं कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर एक बेटी का 2-2 नाम आपने रख दिए हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम था गौरी और बाहर का नाम था चित्रा, वह नहीं लिखती थी। उनका कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती हैं क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए, कि आप सभी लोग लिखते हो, मैं आपको पढ़ती हूँ सभी को, इसलिए वो नहीं लिखती। खैर उसके बाद में चौथी और 5वीं बेटियां पैदा हुई। पिताजी ने इतनी बात जमाने से सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद में एक भाई हुआ था राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें लेखन से बची, अचला और राजीव फिर से लिखने लगे थे। पहले मंजुल भगत थी, फिर मृदुला गर्ग खुद लिखती थी, और फिर उसके बाद में ये अचला लिखने लगी और राजीव लिखने लगे। इस प्रकार से ये 4 लिखते थे। ये चित्रा और रेणु नहीं लिखा करती थी, राजीव भी लिखा। अचला मुझसे 8 साल छोटी थी। वक्त के बदलाव के लाज से वो क्या करती थी, अंग्रेजी में लेखन कार्य शुरू किया था, वो अंग्रेजी में लिखती थी, परंतु राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गए, ये हिंदी में लिखता था। तो याद रखिएगा कि निम्न में से कौन सी लेखिका की बहन, कौन सा लेखिका का भाई नहीं लिखता है, ये प्रश्न अच्छा खासा बन सकता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। हम 4 लिखते हैं, तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी मुझे नज़र आने लगे, कम से कम घर के भीतर, और मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि के 2-4 नहीं होना पड़ा, यानी कोई ना कोई कमी निकाल ही देता घर में पढ़ता तो ससुराल में। खैर मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है, कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें वो सवा शेर निकली। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम तो यूं था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापस आने पर जब गाड़ी उसे और मेरी छोटी बहन जो अचला थी उनको बस अड्डे से लेने के लिए जाती, तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। क्यों करती देखिएगा, उसका यह मानना था कि थोड़ा सा रास्ता अगर गाड़ी में बैठकर तय करना होता तो वह सामंतशाही का प्रतीक होगा, यानी लोग ये कहेंगे कि ये पैसे वाले की बेटियां हैं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। अच्छी थोड़ रखती थी वो अचला, ठीक है। तो शायद पर साथ ही पिताजी के अतिरिक्त लाड़ का भी ये असर था, यानी पिताजी बहुत प्यार करते थे अपनी बेटियों से, और रसोइयों को खाना खिला करके जल्दी फारिंग का मतलब उन्होंने कार्य से निवृत्त कर देना, कि लाचारी का भी है। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कूटते भूनते जब देखते कि असला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में से तरबतर खर्राम खर्राम, यानी धीरे धीरे। बचपन में ही एक पुश्तैनी के दिए जाने पर उनके जनरल थेमैया को पत्र लिख करके उनका चित्र मंगवाया था। तो यहाँ पर यूं प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी बहन तो गाड़ी में बैठती थी और कौन सी पैदल आती थी। अचला है ना, वो तो गाड़ी में बैठ के आया करती थी, और रेणु वो पीछे धीरे धीरे पसीने में तरबतर पैदल आया करती थी। उसका चित्र मंगवा लिया। जो मोटरसाइकिल सवार जवान आकर के उसके हाथ में दे गया था, पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ
उसके इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी वो परीक्षाएं नहीं देती थी। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया था। जब बीए के इम्तिहान की जब बारी आई, तब वह अड़ गई थी कि पहले मुझे ये समझाओ कि बीए करना क्यों जरूरी है। अब रेणु को ये भी समझाना पड़ा कि बीए क्यों करूं। तब मैंने इम्तिहान दूंगी कि पहले मुझे ये बताओ कि ये काम क्या है ये। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ सही है, कोई फायदा है, तो मैं एग्जाम दूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। अब देखो, माँ ने कहा पिताजी से पूछो। माँ से पूछ दे पिताजी के। पिताजी ने कहा कि नौकरी करोगी तुम, बीए कर लोगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत करेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद को, यानी अच्छे नहीं लगे वो तर्क। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो कि हर माता पिता लेता है, जो युगों से माता पिता के काम आता है कि कहा ना बीए करो क्योंकि ये मैं कह रहा हूँ। पिताजी ने साफ डांट दिया कि तुझे बीए करना है तो करना है, बात खत्म। यही करते हैं माँ बाप। तो रेणु ने बीए पास कर लिया, पर सिर्फ पिताजी की खुशी के लिए, यानी पास होने के लायक नंबर ले आई। सच बोलने से वह माँ से 2 कदम आगे थी। ये रेणु बहुत सच बोलती थी। गनीमत ये थी कि आधा समय उसके सच सुन करके लोग सोचते थे कि यह मजाक कर रही होगी, इसलिए वह बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसके कोई उसे इत्र या फिर इत्र भेंट करता है तो वो उसको मजाक में यूं कह देती कि मैं तो रोज नहा लेती हूँ, कि मुझे इत्र की कहाँ जरूरत है, मैं तो रोज नहाती हूँ। जो नहीं नहाते हैं उनको इत्र की जरूरत है। तीसरे नंबर पर आती है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी। बहुत अच्छी आदत थी। औरों को पढ़ाने में अपनी दिलचस्पी रखती, इसलिए इम्तिहान यानी परीक्षा में उसके अंक कम और उनके शागिर्द होता है साथ पढ़ने वाला, शागिर्दों की ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि माता पिता ही नहीं चाहते थे, यानी माता पिता नहीं, खुद लड़का भी इस बात से, उसका निर्णय से वाकिफ नहीं था। परंतु उसने ऐलान कर दिया था चित्रा ने कि भैया शादी तो इसी से करना है। उसका एक कहना था कि वह जो सोच लेती है वो करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई और कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। आती भी क्यों, उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं सोच लेती हूँ वो होकर रहता है। तो उसके आगे खींचा ही नहीं, यानी आगे कोई बात ही नहीं चली। और पहली मुलाकात में ही लड़के ने हथियार डाल दिए कि चलो भैया तुम मान गई तो मैं भी मान गया। बेचारे ने शादी कर ली। हम में सबसे छोटी बहन अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती है। पिताजी का कहना मान करके पहले उसने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता थी उसमें दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी कर ली और उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज्यादा रुचा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के घर परिवार में मन ज्यादा नहीं रुचा था। मंजुल यानी इसकी बड़ी बहन थी मंजुल भगत, और मर्दुल्ला गर्ग यानी मेरी तरह से 30 वर्ष पार करते ही वो लिखने का रोग लग गया कि वो भी अब कहानियां वगैरह लिखने लग जाती है। एक बात और बताती है लेखिका, एक बात हम में एक सी है, घर बार के परंपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो, यानी घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ही नहीं चलाया हो, परंतु घर बार को तोड़ा नहीं, यानी हमने डिवोर्स नहीं लिया अपने पतियों से, तोड़ा भी नहीं है। शादी एक बार की तो उसको कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चले हो, पर कगार हमने तोड़ी हो, डूबी नहीं थी, यानी तलाक हमने नहीं लिया था उसके। शायद इसीलिए जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला है, हम सभी विश्वास करते रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध होता है, कि एक मुटियार को छोड़िए दूसरे मर्द के पास में रहेंगे, कुछ दिन उसके साथ गुजारेंगे, फिर तीसरे के पास आएंगे। उसमें विश्वास नहीं करती। बहुत अच्छी आदत थी लेखिका की। घर के भीतर रहते हुए भी हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, वो भी काफी। हाँ, बात मत करो, विचार नहीं मिलते तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस रूम में मैं उस रूम में, ठीक है, तुम तुम्हारे हम हमारे। बहुत अच्छी आदत थी। तलाक नहीं लिया लेखिका ने। शादी के बाद मैं बिहार चली गई थी, क्योंकि शादी हो गई थी, बिहार चली गई। एक छोटी सी कस्बा था, एक डालमिया नगर में रहती। वहां पर मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी अगर जाती तो वो बिल्कुल अलग अलग बैठते थे। मैं दिल्ली के कॉलेज से नौकरी छोड़ करके वहां पहुंची और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन लेखिका बचपन से रही थी। मैंने उसके इस चलन को हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्होंने उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराई मर्दों के साथ में नाटक करने के लिए लेखिका ने राजी कर लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए और अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं नाटकों के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। अच्छा कार्य किया। वहां से निकली तो लेखिका कर्नाटका चली जाती है और वहां के छोटे से कस्बा था एक बागलकोट, वहां पर पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके, लेखिका के 2 बच्चे हो गए और वो स्कूल जाने के लायक उम्र में पहुंच रहे थे, मगर वहां पर ढंग का कोई स्कूल ही नहीं था।
कर्नाटका के बागलकोट में। पूछा जा सकता है कर्नाटका में कहाँ गई थी, बागलकोट में। बिहार में कहाँ गई थी, डालमिया नगर में। लोगों की राय पर मैंने वहाँ पर एक कैथोलिक यानी क्रिश्चियन स्कूल, कैथोलिक बिशप के से एक दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन संख्या कम है, क्रिश्चियन के बच्चे बहुत ही कम है, इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में असमर्थ हैं। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए उनको इसरार दिया, एक ऐसा आग्रह किया उनसे, इसरार है वो जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलेगा, कि स्कूल तो खोल देंगे अगले 100 वर्षों तक चलेगा, ये कोई गारंटी है। लेखिका को गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी भी चीज़ के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता, वह अगले 100 बरस तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों को न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। लेखिका को पता था कि ये बात कड़वी जरूर है परंतु सच थी, क्योंकि पढ़ाना तो लेखिका चाह रही थी ना उनको। सच क्या है कि सिर झुकाने की आदत लेखिका बहनों की यानी बचपन से आदत थी। सो मैंने तय कर लिया, लेखिका ने ऐसा तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला एक प्राइमरी स्कूल वहां पर खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे इसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। अच्छा कार्य करके आई थी लेखिका कर्नाटक जाके। अब क्या हुआ कि ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए हैं। सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लेख से खिसका और अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैंने अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में अचानक कितनी भी 9 इंच बारिश होती है। अब लेखिका देखो अपना एक दिल्ली की कहानी बताती है कि दिल्ली में एक बार क्या हुआ कि इतनी बारिश हुई, 9 इंच बारिश हो गई थी। और दिल्ली की एक खासियत थी कि थोड़ा सा भी पानी बरसे तो वहां पर क्या है कि सारे नाले पर नाले हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। और ये सारे भरने के बाद में वहां पर बाढ़ सी आ जाती है, पुलों पर पानी भर जाता है और तमाम यातायात है वो क्या हो जाता है, ठपे हो जाता है। तो इतनी जोरदार जब बारिश हो जाएगी, सब तमाम नदी नाले भर जाएंगे, सड़कों पे पानी आ जाएगा, पुलों पर पानी आ जाएगा, तो वहां पर जाया कैसे जाएगा। तो आगे लेखिकाएं कहती है अपन को कि इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तर के पहले तल्ले की फाइलें पानी में तैर रही थी। अगली सुबह किसी तरह कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला और ये जाहिर ही है कि वो वाहन क्यों नहीं निकला, इसके पीछे क्या रीजन था। क्योंकि पहली रात जब इतनी ज्यादा बारिश हो गई तो किसी प्रकार की कोई साधन वहां पर नहीं चल रहा था, कोई किसी प्रकार की स्कूल बस वहां पर नहीं चल रही थी, कुछ भी वहां पर नहीं हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था मानो कि स्कूल बस लेने रेणु को वहां पर उस दिन नहीं आती है। जाहिर है रेणु की स्कूल बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं पैदल चल करके स्कूल जाऊंगी। सबने उसे बहुत समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता। अब वो रेणु कहती कि आपको कैसे पता। इस सवाल का माकूल जवाब यानी सही जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर हुआ करता था दिल्ली में, स्कूल में भी फोन रहा होगा। बारिश के चलते ठप पड़ा था तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चली गई। गनीमत यह रही कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद बिल्कुल थम सी गई थी, सड़कों पर पानी भरा था और बरस नहीं रहा था। रेणु 2 मील तक पैदल चल करके अपने स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार ने रेणु को देखा तो वो बेचारा दंग रह गया। रेणु
को कोई मलाल नहीं था, इसका कोई दुख नहीं हुआ। वह वापस 2 मील चल करके घर पहुंची। हम सब ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि आज स्कूल बंद है, तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? कि आपका कहना इसमें कहाँ से आया? मैं आ गई, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? सोचती हूँ कैसा रोमांस का अनुभव किया होगा रेणु ने उस दिन। जगह जगह पानी लब लब करते हुए सुनसान शहर में चिराट अकेले अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते रहना। सच है, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यहाँ पर लेखिका अकेली थी, परिवार से अलग हो गई थी, तब की ये बात है, वो रेणु के साथ अंश जोड़ करके कहना चाह रही है। आशा करता हूँ पूरा अध्याय आराम से समझ में आया होगा। तो देखिए, मेरे संग की ओर एक नए प्रकार की शैली का एक संस्मरणात्मक गद्य है, ध्यान रखना इसका, संस्मरण है इसकी शैली, ये विधा के रूप में संस्मरण है। संस्मरण में लेखिका ने अपने नने हाल के बारे में पहले बताया, ननिहाल के बारे में। लेखिका की माँ की शादी होने के से पहले उनकी नानी की मृत्यु हो जाना बतलाया है। नानी अनपढ़ थी, पर्दानवीस सी, पर्दे में रहने वाली थी, और उनके नाना थे, वो विलायत से बैरिस्ट्री की डिग्री प्राप्त करके आए थे। कौन से विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। लेखिका की नानी की इच्छा थी कि वह उसकी बेटी अर्थात लेखिका की माँ की जो शादी है वो एक ऐसे भारत के सिपाही के साथ हो जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर के पोती होने की मन्नत मांगी थी कि उसकी पहली संतान लड़की हो। लेखिका की 4 बहनें थी, एक भाई था राजीव। लेखिका मृदुला गर्ग की बड़ी बहन मंजुल भगत जो हिंदी में लिखती थी, दूसरे नंबर की स्वयं लेखिका थी। लेखिका की छोटी बहन का नाम गौरी था और बाहर का नाम उसका चित्रा था। लेखिका की 2 और छोटी बहनें रेणु और असला थी। इस प्रकार लेखिका सहित कुल 5 बहनें थी। शादी के बाद लेखिका पहले तो बिहार के कस्बे में डालमिया नगर में गई, बाद में कर्नाटक के बागलकोट में रही थी। इस प्रकार से अपन ने पूरा पाठ पढ़ा है। कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।